हाँ जी बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। दोबारा क्वेश्चन लिखो। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सम फाइनल स्टेट and the difference between R1 and R2 is found to be 24 times of the first Bohr orbit. फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का क्या मीनिंग होता है? बोहर ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट का होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट। देन आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। देन आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। क्वेश्चन नोट कर लें और फिर रुक जाएं, फिर आगे समझें। अब आप सुने मेरी बात। दो ऑर्बिट बोले उसने, उनके रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है, दो ऑर्बिट के रेडियस के बीच का डिफरेंस, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उससे 24 टाइम्स है। तो रेडियस का डिफरेंस मैंने एक N1 ऑर्बिट मान लिया, एक N2 ऑर्बिट मान लिया। तो N2 और N1 के बीच का जो रेडियस का डिफरेंस है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 24 टाइम्स है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब तो रेडियस का फॉर्मूला पुट कर लो। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। जेड क्या है? हाइड्रोजन एटम है, तो जेड कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.529 n स्क्वायर बाई जेड और एंगस्ट्रॉन 24। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.529 n स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट में n1 होता है, z1 है। 0.529 कैंसिल, एंगस्ट्रॉन कैंसिल, तो यहां से क्या बचा? n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और ये आया 24। अब पहला ऑर्बिट कौन सा है उसका? क्या बोल रहा है वो? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो बेटा जी n1 दे रखा है क्वेश्चन में 1, तो यहां 1 पुट कर लो। तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ये इधर आ जाएगा तो n2 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो n2 कितना आ जाएगा? 5। यानी फिफ्थ ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिफरेंस होता है ना रेडियस का, फिफ्थ और फर्स्ट का जो डिफरेंस होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट का 24 गुना होता है। ठीक है, तो ये नोट कर ले। दो ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का 24 टाइम्स है। तो सीधा फॉर्मूला पुट किया है और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कुछ पूछना है क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन नोट कर लिया? नेक्स्ट। हाँ भाई नक्षत्र, तो सोल्व करो उसे। ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वही रेडियस का डिफरेंस दे रखा है, इसके इक्वल रेडियस का फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो सकता है क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करनी पड़े। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लाएंगे घर से, सीधा सीधा रेडियस की वैल्यू पुट करनी है। ये आर एन प्लस वन का क्या मतलब है कि एन प्लस वन ऑर्बिट की रेडियस, आर एन माइनस वन का मतलब क्या है, एन माइनस वन की रेडियस, और ये nth ऑर्बिट की रेडियस। तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। यहां से क्या हो जाएगा, 0.529 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा n प्लस वन का स्क्वायर एंगल, ठीक है, माइनस n माइनस वन का स्क्वायर, और इधर से क्या बचा 2n स्क्वायर। क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ये रहा ना, ये रहा 2 इंटू रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना आपको। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, वही तो पुट किया है। यहां से एन सोल्व कर लोगे आप? अरे कर लोगे क्या सोल्व से आगे? हाँ भाई दिया। चलो इसे आगे सोल्व कर लेना, अपन आगे बात करते हैं। सोल्व करेंगे इसे आगे अपन, क्योंकि तुम तो पूछोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। इधर क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, और इधर से आ जाएगा 2n स्क्वायर। बताओ n की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने। आर की वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कुछ भी नहीं बचा इसमें। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब आप देखें और पहले समझें। टोटल एनर्जी जो होती है वो दो एनर्जी का सम होता है ना। आप पुराना तो नहीं आया, लेकिन ये तो समझने की कोशिश करना, हो सकता है आपको आए। टोटल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब बोहर की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये कैसे आई थी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को इक्वल करके आई थी। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर में मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ, तो ठीक है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये तो मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है इतना। सेकंड आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 Q2 मैं आपको समझा चुका हूं,
Q1 होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, Q2 होता है न्यूक्लियस का चार्ज। जिस एटम की अपन बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर है Z। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन में कितना हो गया Z, और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो Z प्रोटॉन का चार्ज Z इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक चार्ज Q1 है इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, Q2 है Z प्रोटॉन का प्लस का Z ई। तो Q1 पता लग गया, Q2 पता लग गया अपॉन R। तो ये कितना आएगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस के जेड ई इंटू ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो अब काइनेटिक पता लग गया, पोटेंशियल पता लग गया, तो टोटल कैलकुलेट हो सकता है। तो टोटल क्या आ जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी आई, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल कितनी आई, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इन दोनों में से के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वो तो क्या ले लें अपन, कॉमन ले लें। यहां से क्या बचेगा हाफ, और यहां से क्या बचेगा माइनस वन। हाफ और माइनस वन कितना होता है माइनस हाफ। तो ये क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा जी ये टोटल एनर्जी आ गई। ओके, ये रही काइनेटिक एनर्जी। मैं बगल में लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है ये रहा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये रही पोटेंशियल। माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आप इनमें रिलेशन देखो। अच्छा बताओ, काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर, टोटल और काइनेटिक बराबर है क्या एक दूसरे के, सब कुछ इक्वल है, बस एक साइन का फर्क है। बोलो भाई, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गया माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर ठीक है टोटल क्या हो गया काइनेटिक का नेगेटिव, काइनेटिक का नेगेटिव। ओके, टोटल एनर्जी में क्या आ रहा है माइनस हाफ, और पोटेंशियल में क्या आ रहा है माइनस वन। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। टोटल और पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, एक में हाफ आ रहा है और एक में वन आ रहा है। इसका मतलब कौन किसका डबल है, हाफ वाला डबल है कि वन वाला डबल है, वन वाला डबल है। यहां वन है ना आगे वन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की क्या होती है डबल। जो पोटेंशियल होता है वो टोटल की डबल होती है, पोटेंशियल टोटल की डबल होती है, और काइनेटिक टोटल की नेगेटिव होती है। काइनेटिक टोटल की नेगेटिव होती है, पोटेंशियल टोटल की डबल होती है। तो ये क्या आ गया, इनमें रिलेशन आ गया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। वहां अपन ने मैग्नीट्यूड लिया था, यहां मैग्नीट्यूड थोड़ी लेते हैं। अरे वहां तो अपने थ्योरी में ही लिखा है कि टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, बोला है ना मैग्नीट्यूड। वहां पोटेंशियल एनर्जी तो प्योर होती है, वहां मैग्नीट्यूड नहीं होता।
पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक का आ गया, पोटेंशियल का आ गया। ये काइनेटिक आ गया, हो गया। अब आगे ध्यान देते हैं। यहां तक नोट कर लिया तो फिर रुक जाए। चलो अब आगे देखो। देखो टोटल एनर्जी जो होती है ये होती है माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर अपन ने कैलकुलेट किया था पीछे। आर आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। फिर अपन ने बोला था कि एन कांस्टेंट, एन वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। और उस सारी की वैल्यू कितनी आई थी? 0.529 एंगस्ट्रॉन। ऐसा किया था अपन ने लास्ट क्लास में। तो यानी कि इस आर की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। तो आर की वैल्यू पुट करी तो क्या आया नीचे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब ये कहां चला जाएगा? सारा का सारा ऊपर चला जाएगा। हाँ, लेकिन 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो नीचे कितना बचेगा बेटा जी? 2। तो ऊपर केवल 2 ही जाएगा। तो ये गया 2 पाई स्क्वायर एम के। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले के से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? के स्क्वायर। जेड जब ऊपर जाएगा तो जेड से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर। ई स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ई की पावर 4। तो ये इक्वेशन आती है टोटल एनर्जी की।
अब यहाँ पर एक काम करो, इस z को छोड़ दो और n को छोड़ दो, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट। k की वैल्यू मैं बता चुका हूं आपको, तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये k की वैल्यू है। तो अब यहां इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और पुट करी, तो ये वैल्यू आती है 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जूल पर एटम। जूल पर एटम। एक ही रिलेशन हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया हो, इलेक्ट्रोवोल्ट का जूल में रिलेशन। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, E की वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट कर दो। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का ये रिलेशन होता है। तो यहां क्या है मेरे पास? जूल। अब मुझे अगर इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं 1 जूल किसके बराबर लिखूं? 1 जूल किसके बराबर आएगा? ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट वो 1 जूल के बराबर आएगा। तो वो मैं 1 जूल की जगह पुट कर दूंगा, सोल्व कर लूंगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया इलेक्ट्रोवोल्ट में? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ये पर एटम की एनर्जी है। ये 2.18 वाला फिगर तो आपको वेलोसिटी से भी याद रहना चाहिए। वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो आता है 2.18। कितना आता है? 2.18 10⁻6 जेड बाई एन, ये आती है वेलोसिटी। और यहां कितना आ रहा है? माइनस का 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। तो ये आ गया टोटल एनर्जी। अपन ने कुछ भी नहीं किया, टोटल एनर्जी में जो आर था उस आर में रेडियस की वैल्यू पुट करी है और सोल्व किया है बस। अपन को तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आता है आर का। अच्छा, अगर आर टोटल एनर्जी आ गई तो काइनेटिक आ जाएगी क्या? अरे टोटल की नेगेटिव क्या होती है? काइनेटिक। तो नेगेटिव मतलब इसका नेगेटिव हटा दो तो क्या आ जाएगी? काइनेटिक। और पोटेंशियल क्या आ जाएगी? टोटल की डबल। पोटेंशियल क्या आ जाएगी? टोटल की डबल। तो काइनेटिक जो होता है वो टोटल की नेगेटिव होता है और पोटेंशियल टोटल की डबल होती है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर n इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर n इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। रेसिप्रोकल है ना, ठीक है। दिया, एक बात बताओ बेटा, अगर यहां n इंक्रीज करूंगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी? क्या मजाक कर रहे हो? टोटल अगर n इंक्रीज करूंगा, अगर n इंक्रीज करूंगा तो टोटल होगा डिक्रीज। अरे लेकिन वो डिक्रीज होगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं? -100 -50 -20 नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है और एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में कम होने का मतलब पॉजिटिव की ओर चल रहा है ना, ठीक है। तो बेटा जी, अगर ऑर्बिट बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है और काइनेटिक पॉजिटिव होती है और बाकी दोनों नेगेटिव होती है। इसका मतलब काइनेटिक का उल्टा होता है, नहीं होता बाकी दोनों? अरे पॉजिटिव का उल्टा होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव। तो काइनेटिक n बढ़ने पर काइनेटिक तो डिक्रीज होगी और बाकी सब इंक्रीज होगी। तो टोटल भी बढ़ेगी और पोटेंशियल भी बढ़ेगी। अगर टोटल बढ़ेगी तो पोटेंशियल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, n बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होती है पर नेगेटिव में, और नेगेटिव में डिक्रीज होने का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज होना। तो n बढ़ने पर टोटल एनर्जी इंक्रीज, n बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और n इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं काइनेटिक तो कम हो रही है, टोटल और पोटेंशियल बढ़ रही है, टोटल और पोटेंशियल बढ़ रही है,
ठीक है, एक काम करो, इनफाइनाइट ऑर्बिट में पुट करो, एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो। माइनस जीरो क्या होता है? जीरो। तो बेटा टोटल एनर्जी मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट ऑर्बिट में, और वो भी कितनी होती है? जीरो। और बाकी सारे ऑर्बिट की क्या होती है? नेगेटिव। क्या मतलब है इस बात का, अभी समझते हैं। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट यानी हाइड्रोजन एटम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा? 1। ओके, अब फर्स्ट ऑर्बिट, तो जेड भी 1, ऑर्बिट भी फर्स्ट, तो 1/1 कितना आएगा? -13.6। सेकेंड ऑर्बिट, जेड तो कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1, और सेकेंड ऑर्बिट में एन कितना आ जाएगा? 2, तो 2 स्क्वायर बचेगा, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? -3.4। -3.4 कौन सी वैल्यू जाता है? -3.4। ठीक है, तो ऑर्बिट बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ रही है। थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर, जेड तो 1 आ ही जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 3 का स्क्वायर 13.6 में 3 का डिवाइड करोगे 1.51 आएगा, 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में एन की वैल्यू 4 पुट करो, तो 1/4 स्क्वायर 16, उसमें 16 का डिवाइड करोगे 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे अपन जीरो की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे जीरो की ओर चल रहे हैं, समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? और इनफाइनाइट ऑर्बिट में एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो कितना आएगा? जीरो। तो ये फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट की एनर्जी है, और ये इनफाइनाइट की। तो बेटा जी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है ये, सेकंड की होती है ये, थर्ड की होती है ये, फोर्थ की ये, और इनफाइनाइट की कितनी? जीरो। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे टोटल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, और इनफाइनाइट पर एनर्जी मैक्सिमम होती है टोटल जीरो। और काइनेटिक उल्टा होता है, टोटल का नेगेटिव होता है ना, काइनेटिक टोटल का नेगेटिव। तो अब देखो, जब मैं काइनेटिक की बात करूंगा तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो +13.6 +3.4, तो 3.4 तो कम होता है 13.6 से, और जब प्लस में चलेगी यही वैल्यूज तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एन बढ़ने पर बढ़ती है, ये नोट कर लें हम। ये नोट करें।
फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट 4 बोहर ऑर्बिट। ऊपर कर दो। तो अर्णव लीव पे कैसे था भाई? सर कुछ काम। कुछ अर्जेंट? यस। और हाँ, आप कैसे एब्सेंट थे भाई? कुछ काम था? बारिश में भीग गया था तो आ गया। अच्छा। आज तो सब आएंगे, कोई एब्सेंट आज भी एक? कौन? खुशी। अच्छा, वो भी काफी दिनों से नहीं आ रही से लग रहा है मुझे। क्यों? घूमने गई है? कहाँ? ऊपर कर दो। यार ये सब बैठे हैं और अर्णव करो ऊपर कर दो। राइटिंग जमा जमा के लिखता है कैसे? हाँ जी।
अब इसके आगे बात करते हैं ग्राफ्स की। एन स्क्वायर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, अब मुझे टोटल एनर्जी और 1/n स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाना है। तो टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर, ये रहा 1/n स्क्वायर। 1/n स्क्वायर कहां पर है? एक्स एक्सिस पे, तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया? एक्स। ये पूरा क्या है? वाई। तो y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, क्या आएगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। अरे जो y एक्सिस पे उसे y बोल दिया, जो x एक्सिस पे उसे x बोल दिया, तो y की पावर 1 और x की पावर 1 प्रोपोर्शनल है ना। तो y इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, लेकिन इसमें c तो है ही नहीं। अरे तो केवल y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, मतलब y इंटरसेप्ट कितना है? 0। फिर कहां से पास होगी लाइन? ओरिजिन से। लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। तो अब इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे y इक्वल टू mx होता है, तो ये x का जो कोएफिशिएंट होता है वही तो m होता है। तो स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव। पर इंटरसेप्ट कितना है? 0। नेगेटिव स्लोप, तो लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? नीचे आएगी। और 0 इंटरसेप्ट, तो लाइन यहां से नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका ग्राफ क्या आना चाहिए? इसका ग्राफ यह आना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इधर लेफ्ट वाला पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि n तो क्या होता है? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। और इधर तो क्या होता है? नेगेटिव x होता है, नेगेटिव x। तो x नेगेटिव, यहां पर ऑर्बिट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट वाला। तो इसे हटा दो, ग्राफ केवल ये आएगा। सेकंड, पहला तो ग्राफ ये हो गया। सेकंड ग्राफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी और n में ग्राफ पूछा है। काइनेटिक एनर्जी और n। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? टोटल का नेगेटिव। तो टोटल का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होता है? -13.6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जो y एक्सिस पे उसे y बोला, जो x एक्सिस पे उसे x बोला। तो n x एक्सिस पे क्या है? n। x एक्सिस पे क्या है? n। तो मैंने n को x बोला है, तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो y प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला टाइप, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं इससे, y प्रोपोर्शनल 1/x की पावर n। तो ग्राफ आएगा हाइपरबोला। कैसा होता है हाइपरबोला? ये ऐसा होता है हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ बनेगा, नोट कर लेंगे। आप इस केस पे कह रहे हो कि 1/n स्क्वायर पूरा x है और नीचे वाले में n जो है अरे वो बेटा, x है। ये लिखा है ना। ये क्वेश्चन देगा। हाँ, ये ग्राफ दिया है आपको कि टोटल एनर्जी और 1/n स्क्वायर में ग्राफ बनाओ, ये है क्वेश्चन। तो 1/n स्क्वायर पूरा एक x है। हाँ, जो x एक्सिस पे लिखा होता है वो x होता है, जो y एक्सिस पे लिखा होता है वो y होता है। आगे वाला नोट करो।
बाकी वो जो मैं बोल रहा हूँ अनऑफिशियल है ना, और ये बात केवल अपने तक है, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और ऑफिशियली नेक्स्ट वीक से आपका डाउट लगेगा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये y प्रोपोर्शनल 1/x की पावर n, ये हाइपरबोला टाइप का आता है, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने शायद। और अगर x एग्जैक्टली 1 है तो y प्रोपोर्शनल 1/x हो जाएगा, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया इतना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। हुआ क्या नोट ये? चलो अब पहले समझेंगे आगे। ऊपर वाला नोट हो गया, बस आगे वाला नोट नहीं करना, पहले समझना है। एनर्जी डिफरेंस, ये मेरे पास कोई n1 ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट, ये ऊपर वाला हायर ऑर्बिट है n2। अब मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? n2 की एनर्जी माइनस n1 की एनर्जी, तो ये आ जाएगा En2 माइनस En1। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6, माइनस मत भूलना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n²। कौन सा ऑर्बिट है? n2, तो क्या पुट कर दिया? n2 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस -13.6 Z²/n1² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये n1 वाली टर्म तो प्लस की आ जाएगी और n2 वाली टर्म माइनस की रहेगी। अब कुछ कॉमन आएगा इनमें से, कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा? -13.6 Z², -13.6 Z, नहीं सॉरी, माइनस नहीं, 13.6 Z²। और यहां से क्या बचेगा? प्लस का 1/n1², प्लस का 1/n1², और यहां से क्या बचेगा? माइनस का 1/n2²। तो ये रहा 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रोवोल्ट। समझे क्या? तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 Z², 1/n1² माइनस 1/n2²। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z²/n²। हर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, ये तो किसी ऑर्बिट की एनर्जी है, ये डिफरेंस थोड़ी है। अब मैं पूछूं थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस में आगे नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी में आगे नेगेटिव आएगा। समझ आ गई बात? अब क्या करूं? यहां से एलसीएम ले लूं, n1 n2, n1² n2² एलसीएम ले लूंगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो n1² गया तो बचेगा क्या? n2², n2² गया तो बचेगा क्या? n1², n2² माइनस n1² अपॉन n1² n2² इलेक्ट्रोवोल्ट।
ये होता है एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी इमिट करेगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। उन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाई लैम्डा। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc बाई लैम्डा। h म्यू या hc बाई लैम्डा बोली थी ना अपन ने, ठीक है। तो यहाँ n1 क्या होता है, n1 होता है लोअर ऑर्बिट, n2 क्या होता है, n2 होता है हायर ऑर्बिट। चाहे ऊपर से नीचे आए n1 लोअर ही होगा, n2 हायर ही होगा। चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, बस ये ध्यान रखना और खुद दिमाग में रखना। ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज होगी और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये नोट कर ले बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। n1 होता है लोअर ऑर्बिट, n2 होता है हायर ऑर्बिट, ठीक है। ओके, अब इसके आगे समझते हैं। ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, शुरू के 4 ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करी थी ना। ये चारों वैल्यू आपको याद करनी है। फर्स्ट ऑर्बिट की होती है -13.6, सेकंड की होती है -3.4, थर्ड की होती है -1.51 और फोर्थ की होती है 0.85। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ठीक है। याद करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। चलो अब सुनो, अब कुछ यहां से और समझते हैं बातें। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे यार, ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कहां होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में। पहला एक ही इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, पर वही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया तो पहली बार उसने एक्साइटेशन शो किया है, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। अगर वो यहां से यहां चला गया, सेकंड एक्साइटेशन। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है थर्ड ऑर्बिट, 10th एक्साइटेड स्टेट होता है 11th ऑर्बिट, 5th एक्साइटेड स्टेट होता है 6th ऑर्बिट। यानी एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो ऑर्बिट उसका एक ज्यादा होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट। nth एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1 ऑर्बिट, n+1 ऑर्बिट। अच्छी बात। फर्स्ट एक्साइटेशन सेकंड ऑर्बिट नहीं होता। एक्साइटेड स्टेट जो होता है ना, एक्साइटेड स्टेट वो होता है ऑर्बिट। एक्साइटेशन तो एक प्रोसेस है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है 1 से 2। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है 1 से 2 पे जा रहा है। अरे ये इलेक्ट्रॉन तो सेकंड एक्साइटेशन शो कर रहा है, मतलब आप बोलोगे 1 से 3 जा रहा है। अरे ये इलेक्ट्रॉन तो 10th एक्साइटेशन शो कर रहा है, 10th एक्साइटेशन मतलब 1 से 11 जा रहा है। मैं बोलूं कि 10th एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, 11th में जा रहा है। 10th एक्साइटेशन शो कर रहा है, 1 से 11 में जा रहा है। अरे दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप एक्साइटेड स्टेट बोलोगे तो पर्टिकुलर ऑर्बिट बोला आपने, और एक्साइटेशन बोला तो आपने 2 ऑर्बिट बोले।
आपने फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, ये तो प्रोसेस चल रहा है और एक्साइटेड स्टेट तो कोई एक ऑर्बिट होता है। ठीक, चलो फर्स्ट की एनर्जी ये थी, थर्ड सेकंड की ये थी, थर्ड की ये थी, फोर्थ की ये थी और इनफाइनाइट वाले की 0 है। अच्छी बात। एक काम करो ना, इनफाइनाइट वाले की और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का गैप देखो कितना है। -13.6 और 0 के बीच का गैप कितना होता है? 13.6। सिंपल। अच्छा, इन दोनों के बीच का गैप कैसे निकालो? हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, -3.4 माइनस 13.6, तो ये प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। बाहर में क्या माइनस, आप तो केवल डिफरेंस देख लो। 10.2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1.89। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.66। आप कुछ समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस कम होता जा रहा है। डिफरेंस, ये कंटिन्यूअस ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। ये डिफरेंस हाईएस्ट है, फिर ये और भी कम हो गया, फिर ये और भी कम हो गया। अब आप देखो तो सही, 0.66 क्या रह गया? थोड़ा सा और चलोगे तो 0.11, फिर आएगा 0.001, यानी 10-12 ऑर्बिट के बाद तो ये जो डिफरेंस होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप खत्म हो गया। जैसे जैसे एनर्जी गैप खत्म हो गया, ये डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। हो सकता है अपन ने तो बराबर से बना लिए हो, पर आप इनको तरीके से बनाओगे। पहला वाला गैप सबसे ज्यादा शो करोगे, अगला गैप उससे कम, अगला गैप उससे कम। शो नहीं भी करो तो भी कम से कम दिख तो रहा ही है। कंटिन्यूअस एनर्जी गैप कम होता जाता है, कम होता जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इनफाइनाइट से सेकंड पे आएगा तो कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस पूछ रहा हूं बेटा, 3.4 का। इनफाइनाइट से सेकंड पे आएगा तो 3.4 का आएगा। अरे 0 और 3.4 में 3.4 का तो डिफरेंस होता है। तो अब एक बात देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाए, सेकंड से फर्स्ट में, और इनफाइनाइट से सेकंड पे आए, कहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? सेकंड से हाँ, पर लग तो कुछ और रहा है। एक बार अगर अपन सोचें ऐसे बैठ के, यार कहां इनफाइनाइट, कहां सेकंड और कहां फर्स्ट, इनफाइनाइट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट, लगने में कुछ भी लग सकता है। कहां राजा भोज, ठीक है, सुनाऊंगा ना डायलॉग, ठीक है, और कहां वो गंगोतेली, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट और सेकंड के बीच का गैप ज्यादा होगा और सेकंड और फर्स्ट के बीच का गैप कम होगा। लगने से कुछ नहीं होता, जो सामने दिख रहा है प्रैक्टिकली वो है। तो इनफाइनाइट से सेकंड के बीच का गैप केवल 3.4 होता है और सेकंड और फर्स्ट का गैप 10.2 होता है। समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये कंटिन्यूअस एनर्जी गैप कम होते जा रहा है। पहला पॉइंट कंक्लूजन समझ में आ गया। दूसरा, अगर सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से फर्स्ट में आए, ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी? सेकंड से फर्स्ट में आए कि थर्ड से फर्स्ट में आए, ज्यादा रिलीज कब होगी? फिर आप खुद ही सोचो ना, सेकंड से फर्स्ट में आएगा और थर्ड से फर्स्ट में आएगा, तो जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ये भी रिलीज होगी और ये भी रिलीज होगी, तो फिर ये तो ज्यादा हो ही रही है ना बेटा। नहीं आया ना समझ में? अरे सेकंड से फर्स्ट का तो गैप केवल ये है, लेकिन जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो ये वाला गैप भी रिलीज करेगा और ये वाला गैप भी रिलीज करेगा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड? 10 से 2, 5 से 1, 2 से 1, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है मेरे पास, एक ट्रिक है। सुनो, पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा है तुम्हारे? अरे अभी तो बोला आपने कंटिन्यूअस एनर्जी गैप कम होते जा रहे हैं,
ये 1 और 2 के बीच का गैप, ये 2 और 3 के बीच का गैप, ये 3 और 4 के बीच का गैप, तो कंटिन्यूअस एनर्जी गैप का क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, पहला पॉइंट। दूसरा E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1 और E इनफाइनाइट माइनस E1। तो यहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी E इनफाइनाइट से E1 में, E इनफाइनाइट से E1 में। जब वो यहां से यहां आएगा तो ये भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा, ये भी रिलीज करेगा और ये भी रिलीज करेगा। जब यहां वाला आएगा तो केवल ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा। जब यहां वाला आएगा केवल ये रिलीज करेगा, केवल ये रिलीज करेगा। और जब यहां वाला आएगा केवल यही रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेटा जी E2 माइनस E1 और E इनफाइनाइट माइनस E2, ये डिफरेंस होता है 3.4 का और ये डिफरेंस होता है 10.2 का। फर्स्ट और सेकंड का गैप 10.2 आता है और इनफाइनाइट और सेकंड का गैप 3.4 आता है। तो इसमें एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? फॉर एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट चेक लोअर ऑर्बिट। पहले अपन को लोअर ऑर्बिट को चेक करना है। लोअर ऑर्बिट जितना कम होगा, लोअर ऑर्बिट जितना कम होगा, एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। लोअर ऑर्बिट जितना कम होगा, एनर्जी गैप उतना ज्यादा होगा। जैसे इनफाइनाइट से 2 आया, सुनो, इनफाइनाइट से 2 आया और 2 से 1 आया। लोअर ऑर्बिट ज्यादा है किसमें? 1 में। तो लोअर ऑर्बिट जितना लो होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यहां लोअर कौन है? 1, और यहां लोअर कौन है? 2। ज्यादा लोअर कौन है? 1। तो जितना लोअर ऑर्बिट जितना लोअर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और ऑब्वियसली नीचे आएगा तो निकलेगी और वहां से जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगी। अरे डिफरेंस तो सेम ही होता है इसका और इसका, लेकिन ऊपर से आ रहा तो रिलीज और नीचे से जा रहा तो एब्जॉर्ब। वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यही बात समझ। अरे 2 और 1 के बीच का गैप सेम ही रहेगा 10.2, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो 10.2 रिलीज करेगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो 10.2 एब्जॉर्ब करेगा। वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो मैं क्या करूं, पहले अपन को क्या चेक करना है? लोअर ऑर्बिट। यहां लोअर ऑर्बिट 2 है, यहां लोअर ऑर्बिट 1 है, यहां एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, ज्यादा सोचना ही खत्म। दूसरा पॉइंट, अगर लोअर ऑर्बिट सेम है, अगर लोअर वाला सेम है तो फिर चेक करोगे हायर ऑर्बिट। जितना हाई से आएगा उतनी ज्यादा रिलीज होगी। जैसे 2 से 1 में आया और 3 से 1 में आया, 2 से 1 और 3 से 1, तो लोअर ऑर्बिट दोनों में क्या है? दोनों में 1 सेम है कि नहीं है? सेम है। तो फिर जितना हाई से आएगा उतनी ज्यादा रिलीज होगी। 2 से 1 और 3 से 1, 1 तो लोअर वाला सेम है कि नहीं है? लेकिन लोअर वाला देखेंगे कब? हायर वाला देखेंगे कब? जब लोअर वाला सेम होगा। अगर लोअर वाला सेम नहीं है तो हायर वाले को कभी देखना ही मत, सीधा लोअर से डिसाइड कर लेना। मैं दोबारा समझाता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? पहली बात तो ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज और नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब। ट्रिक दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट चेक लोअर ऑर्बिट। जितना लोअर ऑर्बिट में आ रहा है या जितना लोअर से जा रहा है, एनर्जी गैप उतना ज्यादा होगा। लोअर वाला जितना लो होगा ना, लोअर वाला जितना लो होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। और अगर लोअर वाला सेम है तो फिर जितना हाई से आएगा ना, जितना हाई से आएगा या जितना हाई जाएगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। जैसे इन सब में देखो, इन सब में लोअर वाला सेम है क्या? 1 1 1 इवन 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 इवन, बोलो यस और नो। और अगर लोअर वाला सेम है तो जितना हाई से आ रहा है उतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, यस और नो। चेक कर लो। इनफाइनाइट सबसे हाई होता है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 आया क्या समझ? ये कब, ठीक है, ये कब देख रहे हैं अपन? हायर ऑर्बिट कब देख रहे हैं? जब लोअर वाला सेम है। लेकिन अगर लोअर वाला जितना लो है, जैसे यहाँ लोअर वाला 1 है और यहाँ लोअर वाला 2 है, तो यहाँ ज्यादा रिलीज होगी चाहे कहीं से भी आए। ठीक है,
तो ये है, इफ लोअर ऑर्बिट इज सेम, हायर ऑर्बिट जितना हाई होगा डेल्टा ई उतना ज्यादा होगा। हायर ऑर्बिट तभी देख रहे हैं जब लोअर ऑर्बिट सेम होगा। ये नोट कर लो बेटा। लिखो आगे। तो इतना नोट हो गया होगा। बस ये ऊपर वाली ट्रिक नोट करके आप रुक जाएं, फिर पहले आगे वाले पॉइंट समझेंगे। क्या नाम था आपका? गर्वित। और घर पे सेम ही है? सेम। हाँ जी। अब सुनो, देखो 3 तरह की एनर्जी पढ़नी है अपन को, ठीक है ना। पहली आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट तो आयनाइजेशन, सेकंड सेपरेशन और थर्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन उस एटम में ही रहेगा। एटम से बाहर निकलने का मतलब होता है इनफाइनाइट ऑर्बिट में चले जाना। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया, इसका मतलब वो एटम से बाहर चला गया, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब केवल एक्साइट करना है, बाहर नहीं निकालना उसको। तो किसी n1 से n2 में भेज दो, किसी भी n1 से n2 में, 1 से 4 में, 2 से 9 में, 10 से 20 में, ये सब एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? किसी n1 से n2 में भेजने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। फॉर्मूला क्या लगेगा? वही एनर्जी डिफरेंस वाला, 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये तो है एक्साइटेशन। अब बात है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में भेजना।
ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट। ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। तुम आज प्रेजेंट हो ना? तो फर्स्ट से एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन एटम। कंप्लीटली इमिट करना है। इमिट का मतलब इनफाइनाइट में भेजना है। कहां से? फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी 1 से इनफाइनाइट में भेजना है। तो 1 से इनफाइनाइट, ये कोई एक ऑर्बिट है या ये कोई एक ऑर्बिट की एनर्जी है या एनर्जी डिफरेंस है? अरे दो का डिफरेंस है नहीं, तो 1 और इनफाइनाइट के बीच का डिफरेंस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एनर्जी डिफरेंस वाला। 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2²। n1 लोअर ऑर्बिट होता है, कितना आ रहा है? 1। n2 हायर ऑर्बिट होता है, कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा? 1/1² - 1/∞²। ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो 1/∞ कितना आ जाएगा? 0। 1/1 कितना आ जाएगा? 1। तो कितनी आ गई आयनाइजेशन एनर्जी? 13.6 Z² इलेक्ट्रोवोल्ट। 13.6 Z² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये तो आयनाइजेशन है। सेकंड आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब भी सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने का मतलब बाहर निकालो। बाहर निकालो मतलब कहां भेजो? इनफाइनाइट में। बस शर्त इतनी सी है कि ग्राउंड से मत भेजना, क्योंकि ग्राउंड से इनफाइनाइट में भेज चुके हो आप, उसको तो आप आयनाइजेशन बोल चुके हो। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं सेपरेशन। कहां भेजना है? इनफाइनाइट में। कहां से भेजना है? किसी एक्साइटेड स्टेट से। फर्स्ट सेपरेशन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट सेपरेशन का मतलब होता है 2 से इनफाइनाइट। हर 1 से इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट क्या होता है? आयनाइजेशन। तो पहला सेपरेशन है 2 से इनफाइनाइट। सेकंड सेपरेशन होता है 3 से इनफाइनाइट। फोर्थ सेपरेशन होता है 5 से इनफाइनाइट। अरे सुन रहे हो क्या? वैसे तो अपन 1 से ही भेज लेते, लेकिन 1 से भेजने वाली अलग टर्म है, उसे आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन होता है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एटम के बाहर निकालना, मतलब इनफाइनाइट में भेजना। तो सेपरेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन एटम फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। तो किसी n1 से कहां भेजना है? इनफाइनाइट में। ये भी एनर्जी डिफरेंस है, n1 और इनफाइनाइट का डिफरेंस। बस n1 क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। तो सेपरेशन 13.6 Z² 1/n1² - 1/n2²। यहाँ n1 फिक्स नहीं है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है फर्स्ट को छोड़ के, लेकिन n2 तो फिक्स है ना, इनफाइनाइट। तो 13.6 Z² n1² इलेक्ट्रोवोल्ट। 13.6 Z² n1² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट को। मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले आपको ये। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, nth एक्साइटेड स्टेट n+1। फर्स्ट एक्साइटेशन 1 से 2, सेकंड एक्साइटेशन 1 से 3, nth एक्साइटेशन 1 से n+1, 1 से n+1। फर्स्ट सेपरेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेपरेशन 2 से इनफाइनाइट, सेकंड सेपरेशन क्या होता है? 3 से इनफाइनाइट। इस तरह चलता जाए। तो दो टर्म पढ़ लिया आपने, एक तो आयनाइजेशन 1 से इनफाइनाइट और एक सेपरेशन किसी एक्साइटेड से इनफाइनाइट, किसी एक्साइटेड से इनफाइनाइट। और एक्साइटेशन तो पता ही है आपको, एक्साइटेशन अंदर ही अंदर रखना है बस, n2 इनफाइनाइट नहीं हो सकता उसमें। अरे एक्साइटेशन में केवल एक्साइट करना है, बाहर नहीं निकालना। तो n2 इनफाइनाइट नहीं हो सकता बस, ठीक है। तो एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 to n2, तो n1 से n2 का फॉर्मूला तो यही,
और बस n2 क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये 3 डेफिनेशन है, नोट कर लो बेटा। लिखें, नोट करें डेफिनेशन। अरे मैं कह रही थी याद ना कि आप तो डांट अब तो फनी हो गए लोग। 6 महीने बाद कार्ड लेके आएगा। नहीं जब मैं तो मगर में चला दिया मतलब वही कट गया कनस्तर में 5 जने बैठ जाएंगे। नहीं वो तो एक्सेल अरे वो ऑनलाइन अन्ना बैठा नहीं देता यार। नहीं ये क्या नाम सूर्या
एक्साइटेशन एक प्रोसेस है, एक्साइटेड स्टेट एक ऑर्बिट है। हो गया यहां तक नोट? अरे हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो पहले अपन एक बार ये देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। पहले तो अपन ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सबसे आते तो अपन ने होमवर्क डिस्कस किया जो तुम करके नहीं लाए, ठीक है। दूसरा फिर एक दो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, यहां से n की वैल्यू आप फाइंड आउट करना कोशिश करना है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन किया सीधा फॉर्मूला बेस्ड। अपन ने बेसिकली आज पूरी क्लास में या तो एनर्जी कैलकुलेट की है, एनर्जी की ही बातें करी है अपन ने। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम करोगे तो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया -13.6 Z² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। टोटल का नेगेटिव होता है काइनेटिक और टोटल का डबल होता है पोटेंशियल। एनर्जी गैप का फॉर्मूला पड़ा 13.6 Z² 1/n1² -1/n2²। एनर्जी डिफरेंस में आगे नेगेटिव नहीं आता है, एनर्जी में आता है आगे नेगेटिव, ठीक है। फिर सेपरेशन, आयनाइजेशन, एक्साइटेशन। आयनाइजेशन होता है 1 से इनफाइनाइट, सेपरेशन होता है किसी एक्साइटेड से इनफाइनाइट, और एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन क्या होता है किसी n1 से n2। बस n2 क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट एनर्जी, एक क्वेश्चन लिखो,
Calculate energy of an electron moving in the orbit of helium plus ये क्वेश्चन तो अपन घर से करेंगे। आप तो पहले होमवर्क देखो। होमवर्क एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 से 39 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 8 चलो ठीक है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पढ़ कर आना, कोई भी डाउट हो तो आके पूछना, ठीक है।